सी में जाने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमारा वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है, इसीलिए इसको दो पार्ट में बांट रहे हैं। सेक्शन ए और सेक्शन बी पार्ट 1 में होंगे और सेक्शन सी जो 5 नंबर के क्वेश्चन है उन्हें पार्ट 2 में कराया जाएगा। सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट है। एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन 29 डिग्री है। एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन 29 डिग्री और भवन के पाद बिंदु से यह क्वेश्चन मीनार के पाद बिंदु से भवन का शिखर, मान के चलिए इसको आप मीनार मान लेते हैं, तो मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर, इसको आप भवन मान लीजिए। भवन के शिखर कितना डिग्री कोण बना रहा है यहाँ पर? एक कोण बनाता है आपको 30 डिग्री का बना रहा है, 30 डिग्री का। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन बहुत 60 डिग्री है। देखिए 60 डिग्री। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर दे दी है, 50 मीटर दे दिया, देखिए इसका हम नाम लिख देते हैं ए बी सी डी। क्लियर? त्रिभुज ए बी सी में, यानी कि देखिए ए बी और ये रहा सी, यानी इस त्रिभुज की बात की जा रही है। इस त्रिभुज में कितना डिग्री कोण बनाया है? 60 डिग्री का। इसका संबंध निकालिए तो हो जाएगा tan 60 डिग्री। tan 60 लंब बटा आधार यानी ए बी बटा बी सी। tan 60 का वैल्यू कितना होता है? √3 और ए बी का वैल्यू बताइए 50 बटा बी सी। क्लियर? तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा बाबू लोग? 50 बटा √3। क्लियर? अब बी सी बराबर √3 हो, 50 बी सी बराबर 50 बटा √3 हो गया। ये इसका आधार। अब आइए इस त्रिभुज में, त्रिभुज डी बी सी में, डी बी सी में क्या आता है इसे देखिएगा। tan इस त्रिभुज में कितना एंगल है? 30 डिग्री का। tan 30 बराबर लंब, लंब मतलब भवन की ऊंचाई मालूम नहीं है तो हम लिख देते हैं डी सी, या इसको आप एच मान लो, अच्छा होगा, यहाँ एच लिख देते हैं। लंब बटा आधार बी सी, ये फर्स्ट समीकरण लिख देते हैं इसको। tan 30 का वैल्यू होगा 1 बटा √3 और h बटा बी सी का वैल्यू कितना लिख सकते हैं? 50 बटा, अच्छा भी बी सी। अब हमको h निकालना है। क्या निकालना है? h बराबर होगा बी सी बटा √3। अब h बराबर निकालने के लिए क्या किए? बी सी बटा √3। बी सी का वैल्यू बताइए। बी सी का वैल्यू है 50 बटा √3 के बटा फिर से √3। तो देखिए 50 ऊपर हो जाएगा, √3 दोनों एक साथ हो जाएंगे, √3 गुना √3 यानी कि 50 बटा 3। आप 50 बटा 3 को लिख सकते हैं 16.2 बटा 3 मीटर। ये होगा आपका क्लियर। चलिए नंबर 16। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोला का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। देखिए सपोज करिए कि ये घन है, घन, और इस पर एक गोला इस तरह से रखा गया। देखिए अधिकतम का मतलब क्या होगा? जितना ज्यादा बड़ा हो सकता है,
और जितना बड़ा यानी ज्यादा से ज्यादा बड़ा कितना हो सकता है, जितना बड़ा घन है यानी घन को पूरा ढक सकता है, यानी घन की जो भुजा होगी, घन की जो भुजा होगी वो अर्धगोला का व्यास हो जाएगा। क्लियर? तो कहता है कि 7 सेंटीमीटर यानी कि इसकी भुजा कितनी है 7, तो सब 7 7 होगा। तो देखिएगा लिखते हैं यहाँ पर घन की भुजा 7 सेंटीमीटर है, तो अर्ध गोला का व्यास भी होगा 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या को वार कहते हैं ना, 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब तो क्लियर हो गया कि इसका कितना व्यास होगा, व्यास तो हो गया 7, त्रिज्या हो गया 7/2। अब कहता है इस प्रकार ठोस के पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। देखिएगा ये घन है, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ये घन है, घन का हो गया 6a²। चलिए अब अर्धवृत्त का 2πr²। अब देखिए घन में फॉर्मूला हम लगाए हैं 6a² यानी सारे फलक को जोड़ दिया है और ऊपर से अर्धगोलाकार भी आ गया है, लेकिन बीच वाला खोखला भाग तो नहीं है, लेकिन इसमें टोटल जुट रहा है, इसीलिए इतना वाला पोर्शन ये जो गोलाकार भाग होगा उसको हम इसमें माइनस करेंगे, πr²। तो हो जाएगा प्लस 6a² प्लस 2πr² में से πr² करेंगे कितना बचेगा जी, खाली πr²। 6a यानी कि भुजा इसकी घन की 7 × 7 प्लस पाई का वैल्यू कितना देना है, कुछ कहा है नहीं कहा है, छोड़िए। तो 22/7 लीजिए, r² मतलब 7/2 × 7/2 काटिए, इसे काट दीजिए, 2 से 11 काट दीजिए, 6 × 7 49 प्लस 11 7 77/2 9 6 54 4 पे 5 बच्चों के 24 और 5 हो गया 29 प्लस 77 तो 38.5 77/2 यानी कि 38.5 38 × 76 और 1 77, इसको जोड़ दीजिएगा तो आपको पाइएगा 0.5 और 8 4 12 9 और 3 12 13 2 और 3 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, चूंकि यह क्वेश्चन पृष्ठीय क्षेत्रफल का था। हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, एक जूस बेचने वाले अपने ग्राहक को चित्र में दर्शाए गए गिलासों से दूध देता था। बताइए जूस बेचने वाला व्यक्ति को दूध दे रहा है, जी बात है। आते हैं क्वेश्चन में, चलिए कोई बात नहीं है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जूस बेचने वाला गिलास है, ठीक है, उसकी आंतरिक व्यास दी गई है 5 सेंटीमीटर, परंतु गिलास के निचले आधार में उभरा हुआ अर्धगोला था जिसका गिलास की धारिता कम हो जाती है यदि गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी, तो गिलास का वास्तविक धारिता क्या होगा। देखिए सपोज करिए कि ये देखिए इस क्वेश्चन में आकृति दी गई है आपको, क्वेश्चन में आकृति इस तरह का है, यहाँ पर एक अर्धगोला है, ठीक है, इस तरह से जैसे गड्ढा है और ये रहा आपकी आकृति गिलास की है नॉर्मल। चलिए तो अब बताइए ये इतना पोर्शन जो इसके अंदर चला गया है, तो इतना जितना इसका आयतन होगा उतना में तो एक गिलास में जूस नहीं आएगा, क्लियर। तो पूरा आयतन में इस आयतन को घटा देंगे
तो वास्तविक आयतन निकलेगा कि नहीं निकलेगा बताइए। देखिए पूरा बेलन के आयतन में से इतना जितना स्पेस है इस अर्धगोला का उसको माइनस कर देंगे तो उतना ही नहीं इसमें जूस हटेगा। तो क्वेश्चन लिखते हैं, क्या क्वेश्चन था, गिलास की वास्तविक धारिता, ठीक है मेरे बच्चों, ये निकालना है आपको। जबकि दिया हुआ है H बराबर दिया हुआ है आपका 10 सेंटीमीटर, H है 10 सेंटीमीटर और यहाँ पर देखिए कह दिया है बेलनाकार भाग, इसकी आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, व्यास 5 सेंटीमीटर, सॉरी व्यास 5 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना होगा बताइए, 5 क्या था, 2.5 सेंटीमीटर होगा कि नहीं, त्रिज्या होगा ना। तो इसको निकालने के लिए हम करेंगे सबसे पहले बेलन का आयतन, बेलन का आयतन माइनस अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का क्लियर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच माइनस अर्धगोला का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। देखिए यहाँ पर क्या कॉमन हो सकता है, आर को दोनों के लिए बराबर होंगे तो पाई ले लीजिए, आर स्क्वायर भी ले लीजिए, इधर एच छोड़ दीजिए, इधर आप 2/3 एक आर इधर रखिए। पाई का मात्रा कितना लेना है, नहीं कुछ कहा है तो 22/7 ले लीजिएगा। आर कितना है 2.5 गुना 2.5 और इधर एच हो गया आपके पास 10 माइनस 2/3, आर का वैल्यू हो गया 2.5। यहाँ कैलकुलेशन थोड़ा सा है, ध्यान दीजिएगा। 22 625 हुआ तो 22 गुना 6.25/7 गुना यहाँ हो जाएगा 10 माइनस 2.5 गुना 5, 5/3, 10 दिया 30, 30 में से 5 25, तो 22 गुना 6.25/7 गुना 10 दिया 30 में से 5 खर्च 25/3। इस तरह से अब आप ऊपर वाले संख्या को गुना कर दीजिएगा तो मिलेगा 25 दूना 50, 25 दूना 50 और 5 55 गुना 6.25/70 21। देखिए अब यहाँ पर 550 गुना 6.25 आपको आएगा 3,4,3,7.5/21 और यहाँ से अब 21 इसमें भाग लगाएंगे तो आएगा 163.69 सेंटी। क्वेश्चन किसमें था देखिएगा थोड़ा, क्वेश्चन था सेंटीमीटर में जी, तो सेंटीमीटर क्यूब आयतन बताया था आपको, आयतन को हमेशा सेंटीमीटर में लिखा जाता है। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, चलिए क्वेश्चन है आपका वर्ग अंतराल, बारंबारता, जीरो से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। चलिए इसमें कितनी बराबर दी गई है 17, इसमें कितना है 28, इसमें है 32, इसमें है 24, 19। निकालना क्या है, माध्य निकालना है। तो चलिए इसको हम
एफ आई कहते हैं। फ्रीक्वेंसी कर दिए और कॉलम ले लीजिए, इसको बढ़ाइए, इसको कहते हैं वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह यानी कि एक्स आई कहते हैं। और एक और कॉलम बनेगा आपका, इसको कहते हैं एफ आई एक्स आई। चलिए वर्ग चिन्ह दोनों को जोड़ते हैं, उच्च सीमा और निम्न सीमा पर जोड़कर दूसरे भाग लगाते हैं। तो 0 20 को जोड़ के दूसरे भाग ले गए, तो 20 का आधा कितना हो गया 10, 40 और 20 60 का आधा कितना हो गया 30, 60 40 100 का आधा हो गया 50, 80 60 140 का आधा हो जाएगा 70। देखिए जोड़ के दूसरे भाग लगाते तो वर्ग चिन्ह होता है। 180 180 का आधा कितना हो गया 90। गुना कीजिए इसके इसमें गुना करके यहाँ लिखिए एफ आई एक्स है ना, गुना करके इसमें लिखिए 17 गुना 10 170, 28 गुना 30 देखिएगा 0, 8 3 के 24, 4 हाथ में 2 और 3 गुना 6 व 2 8, 8 3 के 24 के 4, 3 गुना 6 व 2 8। ठीक है, यहाँ देखिए 0, 5 गुना 10 और 5 3 15 और 1 16, फिर वही 0 7 चौक 28, 2 हो गया हाथ में 7 गुना 14 और 2 हो गया 16, 9 0 9 81 9 कम 9 8 9 70। क्लियर? यहाँ देखिएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई मतलब जोड़ना है सर, जोड़िए 0 0 0 0 0 हो गया, जैसे एक साथ 8 1 9 0 9 4 13 13 7 20 2 7 2 9 6 15 15 6 21 और 8 29 21 8 29 और 1 30, 0 फिर हाथ में 3 3 3 के साथ 4 5 6 यहाँ देखिए सिग्मा एफ आई का वैल्यू जोड़िए 9 4 13 2 15 15 8 हो गया 15 8 होता है 23 23 और 7 30, 3 3 1 4 2 6 3 9 2 11 1 12। चलिए माध्य निकालते हैं। माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। तो मान निकालिएगा तो क्या मिलेगा 6000 बटा 120, 0 से 0 खत्म 12 बचे 60, ये हुआ 0, यानी कि माध्य का वैल्यू आ गया आपके पास 50। ये हुआ आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 लास्ट क्वेश्चन है आपका, लिखिएगा वर्ग अंतराल। बारंबारता एफ कह देंगे यहाँ पर। और निकालना इसको माध्यिका में एक चीज निकालना होता है, इसको कहते हैं संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता इसको कहते हैं हम CF। वर्ग अंतराल है 0 से 10, यहाँ पर आपका 5, यहाँ है आपका 10 से 20, यहाँ आपका है 8, यहाँ है 20 से 30, 20 से 30, यहाँ है आपके पास 20, यहाँ है 30 से 40, यहाँ है 15, यहाँ हो गया 40 से 50,
आपका 50 से 60 और इसमें हो गया आपका 5। क्लियर है। अब देखिए संचयी बारंबारता कैसे निकलता है। इसको लिखते हैं सीधे 5 और दूसरा नंबर इसको जोड़ के लिखते हैं 8 5 13, फिर इसको 20 और 10 30 और 3 फिर इसको जोड़ दीजिए 13 15 और 3 18 18 5 और 3 8 3 और 1 4 48 इसको 48 और 7 55 55 और 5 हो गया आपका 60 बताए थे। इसको ही हम कहते हैं चलिए अब आते हैं हम माध्यिका का फॉर्मूला होता है आपका। माध्यिका का फॉर्मूला होता है L प्लस N/2 माइनस CF/F गुना H। L का मतलब होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो माध्यक वर्ग इसे पहचानेंगे। तो माध्यक वर्ग पहचानने के लिए आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप n/2 का मान प्राप्त कीजिए। n/2 का मान कितना होता है, मतलब 60 में 2 से भाग लगाइए। 60/2 मतलब 30। बताए 30 आया, 30 से जस्ट ये हुआ, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की इंपॉर्टेंट चीज आपको पास आ जाएंगे। इसको अंडरलाइन आप कर लीजिए। ये देखिए ये हो गया माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। एल क्या होता है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा कितना है, ये 20 n/2 देखिए निकल गया मेरा पास 30 है। CF माध्यक वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता। CF होता है माध्यक वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता, अर्थात इसका वैल्यू है 13। देखिए ये हो गया आपका CF। क्लियर, ये हुआ आपका L। अब देखिए निकालना है आपको F। तो माध्यक वर्ग की बारंबारता F होती है। F का मतलब होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता। इसका वैल्यू कितना दिया गया है, ये देखिए 20 है। एक अब H बच गया। H करते हैं वर्ग माप कितना है, यानी कि दिए गए उन सीमा का अंतर कितना है, 10। अब फॉर्मूला बैठाइए। माध्यिका बराबर L का वैल्यू कितना है आपके पास, बोलिए। तो L का वैल्यू है आपके पास 20। n/2 का वैल्यू कितना है आपके पास, 30 माइनस CF का वैल्यू कितना है आपके पास, CF का वैल्यू है आपके पास 13 और F का वैल्यू कितना है आपके पास 20 गुना H का वैल्यू कितना है आपके पास 10। 10 गुना 20 कितना है 20। 30 में से 13 खर्च 17/2 तो 20 प्लस 17 का आधा कितना होता है जी, 8 गुना 16 17 ना जी, 8.5 जोड़ दीजिए। 20 और 8 28.5। ये रहा आपका आंसर। क्लियर।